ये सेकंड सेमेस्टर का पार्ट था आपका, इसको फर्स्ट सेमेस्टर में ऐड किया गया है। तो पहले अप्लाइड फिजिक्स का पार्ट हुआ करता था, लेकिन इस बार कुछ सिलेबस में हटाया भी गया है और कुछ नया चीज ऐड भी किया गया है। तो ये जो सेकंड सेमेस्टर में था अप्लाइड फिजिक्स में, वहाँ पे था ये लॉ ऑफ मोशन बोल के था चैप्टर आपका, लॉ ऑफ मोशन। और यहाँ पे क्या किया है, फोर्स एंड मोशन है, बट बाकी कंटेंट इसके अंदर सारा चीज वही वही चीज को रखा गया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो नया है चैप्टर मेरा, यूनिट 2 का ही है ये, फोर्स एंड मोशन। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो फर्स्ट वाला है, एक कोई उसको खींच रहा है, दूसरा धकेल रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे इस फर्स्ट वाले फिगर में हम देख सकते हैं कि फर्स्ट वाला जो फिगर है उसमें हम अगर गौर करें तो यहाँ पे दो आदमी फोर्स अप्लाई कर रहा है। एक तो ये आदमी और एक ये आदमी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज हम देख रहे हैं कि ये आदमी भी इस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई कर रहा है और ये भी आदमी इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है। दैट मीन्स ये बॉडी भी इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस सेम एक दूसरा है, ये दूसरा एग्जांपल आप लोगों के सामने है, दूसरा फिगर जो लाया है मैंने आप लोगों के लिए। इसमें एक फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। तो क्या इस बॉडी में क्या कोई मूवमेंट होगा? इसमें तो हमने देखा है कि टू फोर्स, अगर मैं कहूँ 1 फोर्स प्लस 2 फोर्स, ये भी वन मिलके जो 2 यूनिट फोर्स हुआ, एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा है। दैट मीन्स इस बॉडी में श्योर मूवमेंट होगा। बट यहाँ पे जो है फोर्स का डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन है, एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में है। दैट मीन्स एक फोर्स दूसरे फोर्स को अपोज करेगा। तो क्या इस बॉडी में मोमेंटम आएगा, कोई मूवमेंट, कोई मोशन होगा, कोई एक्टिविटी होगा बॉडी में, कोई मोशन आएगा इसमें? सर जब दोनों में कोई एक फोर्स कम होगा तो मूवमेंट होगा, और बराबर फोर्स लगेगा तो कोई मूवमेंट नहीं होगा। हाँ, नहीं, बात है कि अब मैं यहाँ पे जब एक ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स काम करेगा तो हम बात करेंगे, एक नया टर्म आएगा जिसको हम कहेंगे रिजल्टेंट फोर्स। सपोज कीजिए एक एग्जाम्पल इसी में, अगर ये फोर्स इधर से 5 न्यूटन का है और इधर से 10 न्यूटन का है, तो दैट मीन्स मेरा जो 10 न्यूटन जिस डायरेक्शन में फोर्स है वो बड़ा फोर्स है, तो ये बॉडी का मोशन हमारा इस डायरेक्शन में होगा। यानी नेट, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इन दिस केस हम नेट फोर्स के बारे में बात करें तो 5 न्यूटन हो जाएगा इस डायरेक्शन में। ये ऑब्जेक्ट जो है 5 न्यूटन इस डायरेक्शन से की ओर मोशन करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे सपोज कीजिए कि ये जो ऑब्जेक्ट है, या फिर चलिए नीचे वाला फिगर में देखते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है, एक बॉल यहाँ पे रखा हुआ है, इस पे कोई फोर्स, एक्सटर्नल कोई फोर्स ना पुश कर रहे हैं ना पुल कर रहे हैं, कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है। तो क्या इस जस्ट एक मैदान के यहाँ पे रखा हुआ है, तो क्या इसमें कोई मूवमेंट, कोई मोमेंटम, कोई मोशन होगा, कोई इसमें नो आएगा सर। कुछ, कोई एक्टिविटी नहीं आएगा? नहीं आएगा। यानी हम क्या देखे हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट में फोर्स, ऑब्जेक्ट हो या कोई सामान हो, उस पर जब मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ तो ही इसमें मोशन आता है, कोई एक्टिविटी होता है, या फिर इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट आता है, चाहे कोई, हम बोल सकते हैं कोई मोमेंटम वगैरह कुछ होता है उसमें। यानी हम कह सकते हैं कि फोर्स ही कोई ऑब्जेक्ट को मोशन में लाता है, या एक मोशन में जो है उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाता है। तो इस फिगर में देख लीजिए कि जैसे कि यहाँ पे यह एक आदमी इस रस्सी पे के ऊपर जब चढ़ा हुआ है तो ये रस्सी दब गया, यानी यहाँ पे एक वेट फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, वेट फोर्स, जिस वजह से यहाँ पे ये डिस्प्लेस हो गया, या फिर इसका जो शेप है वो चेंज हो गया। तो हम कह सकते हैं फोर्स इज एक्सटर्नल कॉज, मतलब फोर्स एक बाहरी कॉज है जिसके कारण कोई ऑब्जेक्ट में मोशन लाता है, उसके शेप में चेंज लाता है, या फिर उस कोई भी किसी भी टाइप का एक्टिविटी होगा, या फिर वो डिस्प्लेस होगा। यानी जब तक इसमें फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब तक वह कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए एक छोटा सा सवाल है मेरा यहाँ पे कि हम लोग देखते हैं कि एक, अगर ये फैन है, जैसे सीलिंग, हम लोग पंखे को देखते हैं, पंखे को देखते हैं कि यहाँ पे वो ब्लेड है, इस टाइप का ब्लेड है। जब मैं इलेक्ट्रिक स्विच को ऑफ कर देता हूँ तो ये घूम रहा है,
कुछ देर के बाद ये ऑफ हो जाता है। अब तो मैंने देखा कि विदाउट फोर्स लगाए हुए वह तो रुकता नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे पंखे को ऑफ कर दिया, मैं कोई फोर्स नहीं लगाया, मैंने उसे एकदम ज्यों का त्यों छोड़ दिया, फिर भी वो कुछ देर के बाद ऑफ हो जाता है। कारण क्या है? कारण है, यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे देखेंगे दो चीज। पहला, बैरिंग जो होता है, बैरिंग फैन का जो बैरिंग, वहां पे एक फोर्स, एक वो रोटेशनल एक मोशन होता है, और रोटेशनल मोशन के कारण वहां पे बैरिंग, और जो वहां पे बैरिंग में एक घर्षण होता है, घर्षण फ्रैक्शन फोर्स हम जिसको कहते हैं, बैरिंग में एक घर्षण होता है जिस वजह से रुक जाता है। एक तो हो गया ये वाला। और दूसरा कारण हम क्या देंगे, एयर भी, एयर एयर के साथ, एयर तो हर एक जगह पे है, तो एयर के साथ एक फ्रैक्शनल फोर्स भी काम करता है, तो जिस वजह से वो फैन रुक जाता है। तो अगर हम कहेंगे कि अगर सर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाए फिर भी फैन रुक गया, या फिर बॉल को मैंने छोड़ दिया तो मोशन में रहना चाहिए था, तो मोशन में रहना चाहिए लेकिन रुक गया, तो वहां पे फ्रैक्शन फोर्स काम करता है। चलिए, जब हम इतनी सारी चीजों को देखें तब हम आते हैं फोर्स। फोर्स, व्हाट इज फोर्स? फोर्स फोर्स इज फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट, या एक बाहरी एजेंट है, कैपेबल ऑफ चेंजिंग द स्टेट। क्या है? बॉडी के स्टेट को चेंज करने में कैपेबल है। किस टाइप का? रेस्ट और मोशन ऑफ ए पार्टिकुलर बॉडी। एक बॉडी को रेस्ट में ला सकता है, या फिर रेस्ट बॉडी को मोशन में कर सकता है, या मोशन वाले बॉडी को रेस्ट में ला सकता है। इसका एग्जांपल हम लोग समझ सकते हैं, जब से कि हम लोग शायद बाइक चला रहे हैं, ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक क्या करता है? मोशन में है, बस उसको रेस्ट में ले आता है। यानी ब्रेक को हम क्या कहेंगे, वो एक एक्सटर्नल फोर्स हम लोग अप्लाई करते हैं, ब्रेक एज ए फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ ब्रेक, तो वहां पे मेरा रुक जाता है। चलिए, अगला है, चैप्टर का नाम है मेरा फोर्स और मोशन। तो फोर्स को मैंने देखा, मोशन को देखिए। मोशन क्या होता है? चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को ही हम मोशन कहते हैं। सपोज कीजिए कि जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, पॉइंट है O A B C। सपोज कीजिए यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे था सुबह का 10:10 पे, ये यहाँ पे 10:15 पे, ये जो है यहाँ पे 10:20 पे, और इसको हम ले सकते हैं 10:30 पे। यानी एवरी टाइम क्या हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट का जो इसका ऑब्जेक्ट का जो है वो पोजीशन चेंज होते जा रहा है। देन दैट मीन चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका पोजीशन चेंज होते जाता है, तो हम इसको कहेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। अच्छा, अब ये फैन को हम देखते हैं। फैन तो अपने जगह पे एक एक्सिस पे ही रोटेट करते रहता है, लेकिन अगर मैं देख यहाँ पे, अगर मैं इस ब्लेड का नाम 1 2 3 तीन अगर मैं नाम दे दूं, तो यहाँ पे फिर अगर इस डायरेक्शन में रोटेट करते जा रहा है, तो ये भी अपना प्लेस को प्रत्येक प्रत्येक छोटे से टाइम इंटरवल में ये अपना प्लेस को चेंज करेगा। तो हम क्या कहेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये ब्लेड भी अपना पोजीशन को चेंज करता है। तो हम कहेंगे कि ये इसका जो फैन का जो ब्लेड है वह मोशन में है, लेकिन मैं इसको पूरे फैन को मोशन में नहीं कह सकता, क्योंकि फैन का ये वाला भाग जो होता है वो फिक्स रहता है, उसमें कोई मोशन नहीं होता है। ठीक है। अच्छा, जब फैन के बारे में बात आया है, तो यह क्या करता है, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेता है, और ये जो एक यहाँ पे बैरिंग के थ्रू से यहाँ पे ये रोटेट करता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है फैन। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये हम लोग जिम गए होंगे तो वहाँ पे रनिंग मशीन होता है, रनिंग मशीन में भी हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर एक मीटर लगा हुआ रहता है, तो निरंतर ये इसका जो नीचे प्लेट रहता है वो बदलते रहता है। ठीक है, चेंज होते रहता है, तो हम क्या समझेंगे, वहां भी ये मोशन में है। तो मोशन को याद रखना है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजिशन सम टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो हम उसको कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट श्योर मोशन में है। इस चैप्टर को जानने के लिए कुछ हमें बेसिक फंडामेंटल चीजों को जानना होगा। ठीक है।
तो एकदम आज का जो क्लास होगा एकदम बेसिक फंडामेंटल बोल सकते हैं इसको एकदम, या फिर बोल सकते हैं एकदम बेसिक चीज, एकदम बेसिक नाम दे सकते हैं आज इसका। बेसिक चर्चा है, एकदम बेसिक डिस्कशन, बेसिक डिस्कशन इसका नाम दे सकते हैं, चर्चा, कन्वर्सेशन। चलिए, तो हम एक बहुत ही छोटा चीज को लेके आए हैं आप लोगों के सामने, लेकिन ये इसका कॉन्सेप्ट हम मुझे बहुत जरूरत पड़ेगा इस चैप्टर में, इसलिए मैं इन्हें इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। चलिए, डिस्टेंस। अच्छा, अब डिस्टेंस को अगर मैं डिफाइन करने के लिए कहूँ विदाउट इस स्लाइड को देखे हुए, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? चलिए मैं इस स्लाइड को चेंज कर देता हूँ अभी। चलिए मैं पूछ लेता हूँ इसिका से। इसिका आप बताइए, तो आप डिस्टेंस को कैसे डिफाइन कीजिएगा? व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंस? सुनाई पड़ रहा है? हेलो। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप सब सोचते होंगे कि संकोच होता होगा कि बताएंगे, गलत हो जाएगा। अरे आप बोल के तो देखिए, मैं जानता हूँ इसका आंसर गलत हो ही नहीं सकता है। मैंने अगर मैं डिस्टेंस का आप लोगों के साथ में डेफिनेशन पूछ रहा हूँ तो उसका आंसर गलत नहीं हो सकता है। अरे ट्रैवल किए हैं। बिल्कुल, ये भी सही होगा। मैंने कहा कि मैंने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर गलत हो ही नहीं सकता है। ठीक है, धनीराम आप भी बोलिए कुछ इसके बारे में। डिस्टेंस को बहुत छोटा छोटा, बहुत मजा आएगा। चेंज इन पोजीशन इनटू टाइम। उसको तो हम मोशन बोलेंगे, ऑब्जेक्ट को हम मोशन में कहेंगे। मैंने सिर्फ चेंज इन पोजीशन सर। चलिए आते हैं यहाँ पे, देखिए इसको। टू लाइन्स ईटीसी, दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसी को हम कहेंगे उसका दो अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। दो जगह के बीच में जितना सारा स्पेस होगा हम उसी को डिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, इसको इस यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस चीज को समझाने की कोशिश करूंगा कि देखिए, क्योंकि हम जब इसको नेक्स्ट इसका हम यूनिट लिखेंगे, इसके बाद यूनिट के बारे में बात करेंगे, डायमेंशन के बारे में बात करेंगे, तो थोड़ा सा मैं कुछ और कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों के साथ डिस्कस करते चलता हूँ। तो देखिए, अब यहाँ पे एक मैन यहाँ पे खड़ा है और दूसरा यहाँ पे, सपोज कीजिए ये डिस्टेंस है 2 फीट, 2 मीटर या 6 फीट। ये जो डिस्टेंस है अभी, वो होता है ना, दो गज की दूरी है जो है जरूरी। ठीक है, तो उसी से ये उसी का ही फिगर है। तो ये 2 मीटर का जो ये डिस्टेंस है, यानी 2 मीटर का जो गैप है, 2 मीटर का जो स्पेस है, मीटर एक, हम इसको तो एक लेंथ भी बोल सकते हैं कि ये इंसान और इस इंसान का बीच का जो लेंथ होगा, हम उसको हम 2 मीटर बोल सकते हैं। अमाउंट ऑफ स्पेस ये भी बोल सकते हैं, डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, लेंथ भी बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं। तो यस सर। बहुत ही फंडामेंटल चीज है। अगर आप कहीं भी होगा, मैं चाहता हूँ कि आप जुड़े, क्लास के साथ जुड़िए, अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो ये जो दो इंसान के बीच के जो ये मानते हैं इतना लंबा है, ये जो मैंने एक लकीर दिया, इसके लेंथ को मुझे माप लेना है, लेंथ। तो ये भी एक लेंथ हो गया। तो इसका यूनिट क्या होगा? हम जानते हैं डिस्टेंस इज लेंथ, और लेंथ का यूनिट होता है मीटर। देखिए, किसी किसी चीज को अगर मैं थोड़ा सा उसको क्लेरिफाई करके समझ लूँ ना, तो फिर वहां का यूनिट डायमेंशन लिखने में मुझे कोई आसानी नहीं होगा। तो यूनिट, अच्छा, इसको डिनोट किया जाता है एस से। डिस्टेंस को हम ऑलवेज डिनोट करेंगे एस से। ठीक है, इसका यूनिट हो जाएगा मीटर एंड डायमेंशन हो जाएगा इसका एल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट। जब हम डिस्टेंस को जान गए, चलिए यहाँ पे देखिए इस चीज को, यहाँ पे मैं लेता हूँ, यहाँ पे कोई इंसान है। ठीक है, सपोज कि इंसान यही है, ये यहाँ से चलना शुरू किया था, ये मैंने माना कि ये ओरिजिन है।
ठीक है, ये यहाँ पे इसका डिस्टेंस है 4 मीटर और इसका डिस्टेंस है 3, सॉरी इसको मैं 3 लेता हूँ और इसको मैं 4 लेते कंसीडर करूंगा। इसको मैं 3 लिए और इसकी लंबाई को ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है और ये टोटल जो है यहाँ वाला 5 मीटर है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखिए, अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ से शुरू किया, इस डायरेक्शन में गया, यानी कहाँ से गया, यहाँ 0 से शुरू किया, यहाँ से इधर होके यहाँ के रुका। अब यहाँ पे 2 चीज आता है, एक तो आता है डिस्टेंस। डिस्टेंस हम क्या बोलेंगे, 3 मीटर प्लस 4 मीटर, ये कितना हो जाएगा, 7 मीटर, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। अच्छा, इस डिस्टेंस को हम कह सकते हैं पाथ लेंथ। पाथ लेंथ, अच्छा पाथ लेंथ क्या हो गया, जिस पाथ को उन्होंने फॉलो किया, उन्होंने यहाँ से शुरू किया, इस पाथ से गया और यहाँ से यहाँ तक आके रुका, इसकी टोटल लंबाई जो हो गया उसको हम पाथ लेंथ बोलेंगे। ठीक है, तो पाथ लेंथ कितना हो गया, 7 मीटर। बट अगर मैं इसके डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करूं तो ये हो जाएगा 5 मीटर। ठीक है, तो अब डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या देखा कि इनिशियल पोजीशन कहाँ से स्टार्ट किया है और कहाँ पे जाके रुका, ये दोनों के बीच की दूरी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ठीक है, कहाँ पे से शुरू किया, कहाँ पे जाके रुका, इन दोनों के बीच की दूरी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। वह किस रास्ता से गया, उस रास्ते की लंबाई कितनी होगी, ये हो जाएगा उसका डिस्टेंस। यहाँ पे हम एक रिलेशन देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में मैं लिखूंगा। ठीक है, इसको हम और एक तरीका से ये भी डिफाइन कर सकते हैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन, जैसे कि सपोज कीजिए कि आप सुबह अपना घर से, यहाँ पे आपका होम है और यहाँ पे आपका कॉलेज है। आप सुबह 9 बजे 9 बजे निकलते हैं घर से और आप 10 बजे कॉलेज में होते हैं, 10 बजे आप कॉलेज में हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आपने कॉलेज को दूरी है 50 मीटर, 50 मीटर। ठीक है, चलिए वो इसको हम 50 मीटर की जगह पे मैं इसको कुछ ज्यादा ले लेता हूँ, चलिए समझना है मुझे। 50 मीटर डिस्टेंस से आप यहाँ से आने में इतना टाइम लगा दें। कंडीशन क्या है, यहाँ पे आपको पैदल चल के आना होगा, पैदल आना होगा। दूसरा इधर से रास्ता है, यहाँ से होके आता है, ऐसे यहाँ से आ पाएंगे अपना कॉलेज। ये इधर से अगर आप आएंगे तो आप साइकिल से आ सकते हैं, बाइक से आ सकते हैं, लेकिन ये जो डिस्टेंस है वो आपका 100 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे 2 चीज देखिए, आप तो इस रास्ते से भी आ सकते हैं और इस रास्ते, और यहाँ पे आप ये वाला भी रास्ता को फॉलो कर सकते हैं, इस रास्ते से भी आ सकते हैं और इस रास्ते से भी आ सकते हैं, दोनों रास्ता को आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जब आप इस रास्ता से आएंगे तो यहाँ पे आपका जो पाथ लेंथ हो जाएगा, यानी डिस्टेंस बोल सकते हैं उसको, डिस्टेंस हो जाएगा 100 मीटर और डिस्प्लेसमेंट यानी एस डैश, हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, ये हो जाएगा 50 मीटर। ठीक है, तो एक दिन आपने इस रास्ते से आया और आपने कभी इस रास्ते से आया, आपका डिस्टेंस तो चेंज हो जाएगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज 50 मीटर ही होगा, क्योंकि आपके घर से कॉलेज की दूरी जो है 50 मीटर है, मिनिमम जो दूरी होगा यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर ही है। तो डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा आपका, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट कभी नहीं बदलेगा। सपोज कीजिए यहाँ से आए, इधर से और एक रास्ता है, ऐसे करके इधर से आया, आपको मन किया कि नहीं आज इधर से घूमते हुए जाएं, आपका डिस्टेंस तो बढ़ जाएगा, हो सकता है ये 120 मीटर हो जाए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका कभी नहीं बदलता है। ठीक है, अब हम एक रिलेशन को मैं लिखता हूँ, चलिए और इसके बारे में जान लेते हैं। इट इज डिनोटेड बाय, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर में एक याद ये रखना है कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, जबकि स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर मैं सपोज कीजिए कि पहले वाले एग्जाम्पल, इस वाले को एग्जाम्पल को अगर हम लोग देखेंगे
तो अगर मैं यहाँ से इस 2 पॉइंट के बीच की बात कर रहा हूँ, तो ये जो इसका जो होगा, यानी ये यहाँ से यानी इसी डायरेक्शन में ये डिस्टेंस है। हम ये नहीं इसको यहाँ से इस डायरेक्शन में डिस्टेंस को नहीं ले सकते, मतलब डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होगा, डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होगा। इसलिए डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट मेरा वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए मैं एक रिलेशन लिखता हूं, उसके बाद चलिए इस रिलेशन में किसी को समझने में परेशानी है? बोलिए। आदित्य समझ नहीं आई, आप क्या बोले समझ नहीं पाया मैं। नो सर। ओके, एक्चुअली ये फंडामेंटल चीज़ है, क्लास 9 में इन चीज़ों को आपने देखा होगा, लेकिन मुझे इसका जरूरत पड़ेगा, इसलिए मैं इसको आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। चलिए इसका यूनिट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, यूनिट और डायमेंशन। चलिए मैं पूछता हूँ किसी से, मार्टिना आप बोलिए, यूनिट बोलिए, यूनिट डायमेंशन दोनों बोलिए आप। सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? चलिए शायद आवाज सुननी है, आवाज कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। तो चलिए इसका यूनिट जो होता है वो मीटर होगा, क्योंकि हमने देखा कि ये भी एक डिस्टेंस ही है, बट इसमें डायरेक्शन है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इसको हम कहते हैं, और इसका डायमेंशन एल, इसका भी डायमेंशन एल होगा। अगला आते हैं स्पीड। अच्छा ये जो सामने दिख रहा है आपका, इसका नाम जानते हैं कोई? जो बगल में जो गोल टाइप का दिख रहा है, बाइक में लगा हुआ रहता है, जिसमें हम लोग स्पीड देखते हैं। वेरी गुड, गुड। तो स्पीड को हम डिफाइन कैसे करेंगे? द स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम, यानी दैट मीन्स क्या हुआ, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी इन एक सेकेंड, प्रत्येक सेकंड में कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है उसको हम कहते हैं स्पीड पर सेकेंड। स्पीड ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम, दैट मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन 1 सेकंड, एक सेकंड में जितना डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा वही उस ऑब्जेक्ट का स्पीड होगा। यह एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसको जो डिनोट किया जाता है वह u एंड v से डिनोट किया जाता है। स्पीड v बराबर एक फॉर्मूला है, डिस्टेंस बाय टाइम, काफी फेमस है और इसका काफी यूज भी होगा, हम लोग यूज भी करेंगे इसका एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड है। मैक्सिमम वाइवा एग्जाम में जो हम लोग लेते हैं, इसे ही छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पीड का ऐसा यूनिट, एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट, पर स्टूडेंट जवाब नहीं दे पाता है। तो इन छोटे छोटे चीज़ों का आप लोग को जानना चाहिए और यहाँ से आंसर मिलना चाहिए, ये हम लोग उम्मीद रखते हैं। लेकिन काफ़ी देखा गया है कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है, स्टूडेंट बोल नहीं पाता है, जानता भी है फिर भी बोल नहीं पाता है। और ये जो हम लोग बाइक में लगा हुआ देखते हैं स्पीड जो बताता है, इसका नाम स्पीडोमीटर है। अच्छा धनीराम बताइए, तो स्पीडोमीटर हमें क्या कौन सा स्पीड देता है? एवरेज स्पीड देता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड देता है, या क्या देता है इसमें? सर नहीं पता। चलिए पता चल जाएगा। अच्छा अब यूनिफॉर्म स्पीड, अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैंने स्पीड को लिया है, अब यूनिफॉर्म स्पीड को हम लोग देखेंगे। इसी तरह हम लोग जब इसमें जाएंगे सर्कुलर मोशन में जाएंगे, तो वहां भी हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन,
ठीक है। इंस्टेंटेनियस सर्कुलर मोशन एवरेज, वहां पे भी सेम इसी का ही फॉर्म होगा, बट थोड़ा सा उसमें सर्कुलर आ जाएगा, यहाँ पे मतलब स्ट्रेट लाइन में है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको, हम देखते हैं यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगा। अच्छा, इस फिगर को पहले समझिए। टाइम देखिए, जब यहाँ पे 0 मिनट था, स्टार्टिंग टाइम 0, दैट मीन्स यहाँ पे जब स्टार्ट हुआ 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। अब यहाँ पे अब देख रहे हैं 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 मिनट, दैट मीन्स एवरी टाइम इंटरवल, प्रत्येक यहाँ भी 1 मिनट में 1 किलोमीटर, यहाँ भी इस गैप को देखिए 1 मिनट 1 किलोमीटर, यहाँ भी 1 मिनट 1 किलोमीटर। यानी हम क्या कह सकते हैं, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो हम उसकी स्पीड को बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। if your body covers equal distance in equal time interval, is uniform speed, then we can say object is in uniform speed। ठीक है, ये क्लियर है यूनिफॉर्म स्पीड। अगर कोई Yes, sir. ऑब्जेक्ट मतलब एक नियमित जो होगा दिए हुए समय अंतराल में एक समान दूरी तय करे, तो हम उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। चलिए आगे है इंस्टेंटेनियस स्पीड। हम लोग जो देखते हैं स्पीडोमीटर में, बाइक में, उसमें जो स्पीड देखते हैं वो हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। सपोज कीजिए इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है कि जिस समय मैं स्पीडोमीटर को देखूंगा उसी समय का स्पीड मेरा होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो स्पीडोमीटर का क्या होता है, ये स्पीडोमीटर का जो ये है, ये क्या बोलेंगे, वेरिएशन होते रहता है। थोड़ा सा स्पीड हुआ तो कम बेसी ये कभी बढ़ा कभी घटा, कभी बढ़ा कभी घटा, ये इसमें होते रहता है। तो ये स्पीडोमीटर हमें ऑलवेज इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। सपोज कीजिए एक कार ट्रेवल कर रहा है, ये है डिस्टेंस, इधर डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है। तो ऐसे गया यहाँ पे, मतलब जब बढ़ा तो इस टाइप का ग्राफ है। तो अगर मैं इस पॉइंट पे, मैंने ये बताया, मुझे देखना है कि यहाँ पे इस टाइम पे इस जगह पे कार का स्पीड क्या हो था, जो स्पीड इस जगह पे होगा उसी को हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस। इसका हिंदी में है तात्क्षणिक स्पीड। जिस क्षण में मैं देख रहा हूँ उस टाइम में उसका स्पीड को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। चलिए इसका डेफिनेशन को एक बार देखें। When the speed of your body keeps on changing continuously with time, समय के साथ चेंज बदलते रहता है। Its speed at any instant, speed at any instant is known as the instantaneous speed। उस टाइम उस किसी इंस्टेंट के स्पीड को हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसका भी अगर मैं स्पीड का यूनिट के बारे में बात करूं तो हो जाएगा वही मीटर पर सेकेंड, और डायमेंशन हो जाएगा L(T⁻⁻1). नेक्स्ट है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी एंड टोटल टाइम ऑफ जर्नी इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। अच्छा, आप कोई बताता है कि कहीं पे लिखा हुआ है कि अगर आप 20 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से चलाते हैं, ट्रेवल करते हैं, तो आपको 5 घंटा लगेगा। सपोज कीजिए एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट दूसरा बी है, आपने यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, आपको ये डिस्टेंस है सपोज कीजिए 1000 मीटर, या फिर 1000 मीटर या 100 किलोमीटर मैंने ले लिया। अब कोई किसी ने बताया कि मैंने इस डिस्टेंस को ट्रेवल किया 5 घंटे में, मेरा एवरेज स्पीड जो था वो 50 किलोमीटर पर आवर था, मतलब 50 किलोमीटर 1 घंटा में मैं गया। अच्छा, ये जो 50 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब क्या हुआ, 50 किलोमीटर 1 घंटा तक कंटिन्यूअसली, सपोज कीजिए 10 बजे से 11 बजे तक, क्या उसका बाइक का स्पीड ऑल टाइम 50 किलोमीटर का था, 50 का स्पीड था? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कभी जब हमारे यहाँ ब्रेकर आता है, ब्रेकर
ब्रेकर आता है तो हमारा स्पीड गाड़ी का 10 से 20 हो जाता है, और जब हमें अच्छा रोड मिलता है तो हम वहाँ पे 70-80 तक का स्पीड में हम बाइक को ड्राइव करते हैं। तो ये जो 1 आवर का जो ड्यूरेशन में मेरा जो, अगर 1 आवर यहाँ पे, अगर 1 आवर का ड्यूरेशन में अगर मेरा 50 किलोमीटर का जो स्पीड है, तो ये मेरा ऑलवेज जो होता है या एवरेज स्पीड होगा। अगर कोई कहता है कि मैं घर से यहाँ तक आया और मेरा स्पीड, मुझे इतना स्पीडली आना पड़ा, तो वह क्या बता रहा है कि उसको, वह अपना एवरेज स्पीड बता रहा है। ठीक है, कोई अगर बोले कि मेरा 50 का स्पीड से आने से हो जाए, क्या उस, आप गौर कीजिएगा, क्या उसका ऑल टाइम वो कांस्टेंट स्पीड तो नहीं रख सकता है, लेकिन ये जो हमारे पास है, ये हमेशा क्या है, या इसको एवरेज स्पीड के फॉर्म में हमें मिलता है ये चीज। एवरेज स्पीड क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस और ट्रेवल करने में जितना टाइम लगा उसको हम लोग डिवाइड कर दें तो हमें एवरेज स्पीड मिल जाता है। अगला चीज है वेलोसिटी। वेलोसिटी का मैंने 3 डेफिनेशन यहाँ पे देके रखा है समझने के लिए। तो पहला है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल पर सेकेंड बाय द बॉडी इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। स्पीड और वेलोसिटी में बस इतना ही डिफरेंस है, स्पीड के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है, बट वेलोसिटी के पास डायरेक्शन है। स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। इट अदर तरह से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट। The rate of change of displacement of your body is called velocity, and the rate of change of displacement of your body, और इसको नॉमेरिकली अगर हम लोग समझेंगे तो 1 सेकेंड में कितना का डिस्प्लेसमेंट हुआ वही होता है वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट सेकेंड, 1 सेकेंड में जितना डिस्प्लेसमेंट होगा हम कहेंगे उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी उतना ही है। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको डिनोट किया जाता है u वेक्टर एंड v वेक्टर। ये जो एरो है u टू द पावर एरो एंड v टू द पावर एरो, इसको हम पढ़ेंगे u वेक्टर एंड v वेक्टर। ये एरो लगा देने से ये क्या हो गया, यह वेक्टर फॉर्म हो गया। दैट मीन्स you have a direction and also v have a direction। u क्या है, u is the initial velocity and v is the final velocity of the object। सपोज कीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से इस टाइप से यहाँ पे है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, तो जब वो स्टार्ट करेगा दैट मीन्स वो इनिशियल पोजीशन, इसको हम लोग कहेंगे ये u, और ये सपोज कीजिए यहाँ पे जाके रुक गया तो इसको हम कहेंगे v। तो ये हो गया फाइनल पोजीशन। नेक्स्ट इसका यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी। तो हमने क्या देखा, वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ क्या था, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो CV हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स मीटर पर सेकेंड। इसका अगर मैं डायमेंशन लिखूं तो हो जाएगा L t टू द पावर -1। ठीक है, अब एक स्पीड का भी डायमेंशन यही होता है और वेलोसिटी का भी डायमेंशन यही होता है। तो हम लोग लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में पढ़े थे कि एक ही 2 ऑब्जेक्ट का अगर सेम डायमेंशन फार्मूला होता है तो हम लोग ये नहीं बता सकते हैं कि यह डायमेंशन फार्मूला किस फिजिकल क्वांटिटी का है। ये हम लोग का लिमिटेशन में हमने देखा था। अगला टर्म है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन काफी इंपॉर्टेंट है। जब हम फोर्स को पढ़ेंगे तो हम लोग एक रिलेशन को जानते हैं F = ma, फोर्स जो होता है F = मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये जो एक्सेलरेशन है इसी एक्सेलरेशन को हम देख रहे हैं, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, कि एक सेकंड में कितना वेलोसिटी चेंजेस हुआ उसी को हम कहेंगे वेलोसिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड डिनोटेड बाय वेक्टर ए के ऊपर कैप, दैट मीन्स वेलोसिटी, वो एक्सेलरेशन है। हम लोग इन जनरल हम लोग एक्सेलरेशन को सिर्फ ए लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डिनोट करते हैं ए से, तो हम लोग यहाँ इसको मेनली ये ही लिखते हैं, ये वेक्टर नहीं लिखते हैं। बट हमें ये हमेशा याद रखना होगा ए इज ए वेक्टर क्वांटिटी। किसी को दिक्कत है यहाँ पे? नो सर। ठीक है, अब जो है चेंज इन वेलोसिटी। तो हम लोग जानते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। मैक्सिमम जो होता है वेलोसिटी मैक्सिमम माइनस वेलोसिटी जो होगा मिनिमम होगा, उससे
तो अगर स्टार्टिंग जब कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है तो उसका वेलोसिटी मिनिमम होता है, कुछ देर बाद उसका वेलोसिटी बढ़ता है। तो v हो जाएगा मेरा, ये जो v होगा ये हो जाएगा मेरा फाइनल वेलोसिटी, और ये u जो है ये u है मेरा, ये v है फाइनल, u है मेरा इनिशियल वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, तो इसका हम लोग यूनिट भी इजीली से लिख सकते हैं। तो यूनिट भी हो जाएगा, वेलोसिटी का यूनिट हम लोग जानते हैं मीटर पर सेकेंड, और नीचे फिर से 1 सेकेंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका डायमेंशन के बारे में बात करने तो मीटर ये लेंथ और t⁻², तो याद रखिएगा एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है पर मीटर स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डायमेंशन L t⁻²। तो अगर जब हम एक्सेलरेशन का हम लोग डायमेंशन फार्मूला जानते हैं तो हम इजीली से फोर्स का डायमेंशन फार्मूला लिख सकते हैं। यहाँ पे ये m क्या है, मास का हम लोग को जानते हैं डायमेंशन फॉर्म, मास का डायमेंशन m होता है, और एक्सेलरेशन का L t⁻²। हमने वाइवा एग्जाम लिया था, कईयों ने ये सवाल का सही जवाब नहीं दे पाया था। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या बहुत टफ है? आई थिंक फोर्स से इससे इजी और कुछ नहीं हो सकता है। आप एक्सेलरेशन का जानते हैं, मास का जानते हैं, तो आप बना सकते हैं डायमेंशन फार्मूला फोर्स का। काफी इंपॉर्टेंट है ये, और काफी बार बहुत जगह इस सवाल को पूछा जाता है, एकदम बार बार पूछा जाता है इस सवाल को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब है कुछ छोटा छोटा नॉमेरिकल प्रॉब्लम है, इसी से रिलेटेड डिस्टेंस जो आता है वो फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये ट्रेन मूव्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड, कवर्स डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर इन 2 सेकेंड, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द टाइम इट विल टेक टू कवर 240 मीटर। ऐसे तो हम लोग देख के बता सकते हैं कि ये अगर वो 120 मीटर 2 सेकेंड में ट्रेवल करता है तो 240 मीटर यूनिफॉर्म कंडीशन दे दिया, यूनिफॉर्म स्पीड में है, स्पीड हमेशा यूनिफॉर्म है, तो हम इसको कह सकते हैं कि इजीली 4 सेकेंड में हो जाएगा। और जिसको हम प्रोसेसली कैसे बनाएंगे, कोई बता सकते हैं? पहला वाला कैंसर बताइए तो। हनीराम बताइए तो, आप फर्स्ट का आंसर बोलिए क्या होगा? 60 मीटर पर सेकेंड। और उसको मुझे किलोमीटर पर आवर में अगर मैं पूछूं तो उसको 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए ठीक है, इसको हम लोग एक जो फॉर्मूला हम लोग देखे थे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, बस यही फॉर्मूला को हम यूज करके बना सकते हैं। हमें क्या निकालना है अभी? स्पीड है, तो स्पीड डिस्टेंस कितना है? 120 मीटर, 120 मीटर बाय कितना टाइम है? 2 सेकेंड, तो हम उसको इजीली कर सकते हैं 60 मीटर पर सेकेंड, इसका जो होगा वो मेरा स्पीड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको अगर मुझे किलोमीटर तो इसको कुछ नहीं करना है, मीटर को 1000 और इसको 1000 में कन्वर्ट कर देना है। दैट मीन्स अगर ये 60 है, इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? मीटर को अगर मैं किलोमीटर में लिखूं तो इसको मुझे 1000 से डिवाइड करना होगा, तो नीचे में 1000 लिख देता हूँ, और यहाँ पे ये सेकेंड पर सेकेंड है, तो मैं इसको पर आवर के फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ तो मुझे यहाँ पे 60 से और 1 करना होगा। तो इस टाइप से हम इसको बना सकते हैं, तो ये हो जाएगा। अच्छा ये सेकेंड है, फिर और एक 60 मुझे देना होगा इसके लिए। तो यहाँ पे एक चीज देखिएगा, यानी इसको हम 36 इंटू 60 कर देंगे, तो जो भी होगा मेरा वो उसमें आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला और एक क्वेश्चन है, एकदम छोटा सा, एकदम बच्चा वाला सवाल है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय योर बॉडी इन 5 मिनट्स इफ ट्रेवल्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। इसका निकाल सकते हैं। इसी का इसी का आप बोलिए तो इसका आंसर क्या होगा? डिस्टेंस निकालना है, बस हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, तो हमको डिस्टेंस निकालना है, तो ये हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना है? 20 इंटू टाइम कितना है? 5 मिनट्स। बट यहाँ पे देखिए 5 मिनट तो नहीं होगा, इसको हमको 60 सेकेंड में करना होगा,
कैलकुलेट कीजिए, जो होगा वही आंसर होगा। सिक्स ठीक है। थाउजेंड मीटर। अब ये वाला सवाल को देखिए, द वेलोसिटी of an object increases at a constant rate of 20 meter to 50 meter in 10 second. Find the acceleration. वेलोसिटी जो चेंज हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं हम लोग। फाइनल वेलोसिटी माइनस रुकिए आप रुकिए, मुझे किसी और से भी थोड़ा सा लेना चाहिए। संजय शर्मा, आप बोलिए तो। संजय शर्मा, चलिए बिल्कुल हम लोग वही करेंगे। एक्सेलरेशन जैसे हम लोग निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u बाय टाइम t। अच्छा, सुषमा, अच्छा आदित्य, आप बोलिए तो। मेरा इसमें जो यहाँ पे है, इसमें मेरा v कौन सा होगा और u कौन सा होगा, बताइए तो जरा। ट्वेंटी मीटर वेलोसिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना क्या लिखेंगे, 20 माइनस 50 या 50 माइनस 20? नो सर, 50 होगा, 50 माइनस 20 होगा। 50 माइनस 20 ओके बाय टाइम 10, 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 30 बाय 10। तो ये हो जाएगा, क्या हो गया, आ गया मेरा आंसर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका आ गया एक्सेलरेशन। चलिए ये भी हो गया, काफी इजी सवाल था। अगला क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को देखिए आदित्य, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे? ये पेबल, एक पेबल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक पेबल है जिसको वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया जाता है विथ एन इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी इतना देके, एक इनिशियल वेलोसिटी के साथ इसको अपर की ओर थ्रो किया जा रहा है, ठीक है। और 5 सेकेंड में व्हाट कम्स टू टॉप इन 5 सेकेंड, फाइंड द रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन क्या होगा वो आपको फाइंड करना है। क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे? आदित्य कुमार, सॉल्व कर पाएंगे? अच्छा बताइए, कितने लोग इस चीज को, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे? सर हम कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, इसी का आप यस सर, हो जाएगा। बताइए तो आंसर इसका क्या होगा, बता। इसी का आप बताइए। धनीराम आप मत बताइएगा, ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिए लेकिन आंसर मत बताइए। जल्द खींचो ना, खेल तो शेष हो जाए। सर v माइनस u बाई t माइनस 10। आपका भी कितना आया? सर 0 है। ओके चलिए, अच्छा आप बना लिए, इसका मतलब आप सवाल को समझ लिए। देखिए इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कोई जो सबको ये सब जन बहुत चीज बेसिक चीज है, फिर भी मैं एक बार लेके चलता हूँ। सपोज इसको बोला गया है कि एक बेबल्स को थ्रो किया जाता है, सपोज कीजिए इसको वर्टिकली ऊपर की ओर थ्रो किया जा रहा है। ऊपर जब इसको थ्रो किया जा रहा था तो यह इसका जो इनिशियल वेलोसिटी था वो 50 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी के साथ इसको अपर थ्रो किया गया। बोलता है कि अब 5 सेकेंड जाने के बाद, 5 सेकेंड जाने के बाद क्या होता है, ये टॉप पे आ जाता है। टॉप मतलब मैक्सिमम हाइट, और जब कोई ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे जाता है तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होता है, 0 हो जाता है। जब उसको नीचे से ऊपर फेंका जाता है और वह मैक्सिमम वेलोसिटी पे जाता है, सॉरी मैक्सिमम हाइट पे जाता है,
जब वो टॉप पे जाता है तो क्या होता है, उसका वेलोसिटी 0 हो जाता है। यानी स्टार्ट में ने यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दिया था ये वाला 50, तो u हो गया मेरा 50 मीटर पर सेकेंड, और टॉप पे जब गया एट द टॉप, यानी क्या हुआ वहां पे फाइनल वेलोसिटी मेरा u हो गया 0। बस हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, a इक्वल टू v माइनस ए बाई v माइनस यू बाई टी। v है मेरा 0 माइनस 50 बाई टी है 5 सेकेंड, दैट मीन्स आ गया ये, इसको 50 बाई माइनस 50 बाई 5, दैट मीन्स ये हो गया माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक्चुअली ये माइनस आया है, तो हम इसको ये नहीं बोलेंगे कि रिटार्डेशन मेरा, रिटार्डेशन जो है वो मेरा -10 है। रिटार्डेशन का मतलब ही होता है माइनस। अगर मेरा एक्सेलरेशन माइनस में है तो उसका नाम बदल के हो जाता है रिटार्डेशन। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट रिटार्डेशन के बाद अगर बात जब हम करेंगे तो यहाँ पे रिटार्डेशन क्या होगा, तो रिटार्डेशन हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड का रिटार्डेशन होगा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, काइनेमेटिक चैप्टर अगर रहा था तो इस सब चीज के बारे में काफी डिटेल से पढ़ते, काफी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं, लेकिन हमको वहां पे नहीं जाना था, बस मुझे एक्सेलरेशन को समझना था, तो बस मैं इतने छोटे छोटे को लेके मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अब हम एक प्रॉपर्टी के बारे में बात करता हूँ जिसको हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ मैटर। तो ये क्या होता है इनर्शिया ऑफ मैटर? सपोज कीजिए कि ये इस चीज को देखिए आप, इस सेकेंड फिगर को देखिए आप, ये वाला। बचपन में जब हम लोग क्लास 6, 7 या 8, 9 में पढ़ते थे तब इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग करते थे, मैंने किया है कि सर क्लास में पढ़ाते थे कि जब एक गिलास के ऊपर एक पेपर रख दिया जाए, उसके ऊपर एक अगर कॉइन रख दें, पेपर को पूरे झटके के साथ निकाल लिया जाए तो वह जो कॉइन है वो गिलास में डूब जाता है। तो ऐसा एक क्या बोलते हैं ट्रस्ट नहीं हो पाता था कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, बट आके जब करते थे तो हो जाता था। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसी को हम लोग कहते हैं इनर्शिया। इनर्शिया क्या प्रॉपर्टी है कि ये ऑब्जेक्ट किस मतलब पोजीशन में है या रेस्ट में है। रेस्ट में है तो जैसे ही यह इसका जो कांटेक्ट का जो सरफेस मोशन में आ गया, लेकिन इसके पास एक प्रॉपर्टी था रेस्ट का, तो यह रेस्ट में ही रहा। और ये क्योंकि यह जो इसका जो मोशन का जो टाइम, ये जो प्लेट है या फिर यह सीट का जो टाइमिंग बहुत ज्यादा फास्ट होता है, तो उतना कम टाइम में यह खुद को मोशन में नहीं ला पाता है, जिस वजह से वह पानी में चल जाता है। दूसरा हम देख सकते हैं कि एक सरफेस में यहाँ से अगर बॉल को मैं छोड़ूं तो अगर मैं यहाँ पे छोड़ूं तो यह ऐसे फ्लो हो या इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। अगर मैं इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक इस टाइप का सरफेस लगा दूं तो मैं क्या देखता हूँ कि अब ये जो बॉल है ऐसे जाके ऐसे कुछ दूर तक चल जाता है। तो इस बॉल पे इसको तो यहीं तक आना चाहिए था, इधर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू एक प्रॉपर्टी आ गया इसके पास, या फिर इसको अगर हम एनर्जी के फॉर्म में समझेंगे तो इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी है। तो ड्यू टू इस काइनेटिक एनर्जी के कारण यह कुछ दूर तक चला जाता है। कब तक? जब वह उसका काइनेटिक एनर्जी और फ्रैक्शन फोर्स के बराबर ना हो जाए तब तक वह ऊपर की ओर जाते रहेगा। तो जो ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन में रहता है वह उसी पोजीशन में रहना चाहेगा। मोशन में है तो वह मोशन में ही रहना चाहेगा, लेकिन उसको रोक कौन रहा है? फ्रैक्शन फोर्स रोक रहा है। कब तक रोकेगा? जब तक उसका जो काइनेटिक एनर्जी फ्रैक्शन फोर्स के इक्वल हो जाएगा तो फिर वो उसको रोक देगा। तो देखते हैं इसके डेफिनेशन को। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू व्हिच अपोज द काउज व्हिच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट, रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। वह जो चेंजेस होगा, स्टेट को चेंज जो करेगा उसको अपोज करता है यह। ठीक है, अपोज कैसे? यहाँ पे जैसे कि सपोज कीजिए यह मोशन में होने वाला, यह प्लेट मोशन में आ गया, लेकिन फिर भी यह अपोज किया इसके मोशन को। अगर इसके मोशन को अपोज नहीं करता जिसके साथ ही यह मोशन होकर बाहर चल जाता, लेकिन यह इसके मोशन को अपोज किया जिसकी वजह से वह ग्लास के अंदर चला जाता है। यहाँ पे यहाँ पे हम देखेंगे कि सपोज कीजिए कि ये क्या है, यह जो ऑब्जेक्ट है, यह जो गेंद है यहाँ से आया मोशन में आ गया, मोशन में आ जाए, इसको यहीं तक आना चाहिए था या फिर ये मोशन में ही रहना चाहिए था इसको, लेकिन जैसे ही ये इधर गया तो इसके मोशन को अपोज करने लगता है फ्रैक्शन फोर्स, और कुछ देर जाके ये वह रुक जाता है।
ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, मोर इज द मास मोर इज द इनर्शिया। जिस ऑब्जेक्ट का जितना ज्यादा मास होगा उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। तो इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है, जो जैसे है वह वैसे ही रहना चाहता है। रेस्ट में है, रेस्ट में ही रहना चाहेगा, मोशन में है, मोशन में ही रहना चाहेगा। ठीक है, फिर इस इनर्शिया प्रॉपर्टी को हमने देखा, हमने जाना कि वो एक अपने पोजीशन को कंटिन्यू रखना चाहता है। ठीक है, कोई अगर अपोज करे तो कोई अगर इसके मतलब स्टेट को चेंज करना चाहे तो इनर्शिया क्या करता है, उसको अपोज करता है, उसका विरोध करता है। ठीक है, तो इसी पे बेसिस है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया से रिलेटेड है। ठीक है, अब देखते हैं आगे, एक चीज देख लीजिए, जिसका दो चीज है, इनर्शिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट और एक दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, इट इज द पार्ट बॉडी एट रेस्ट टेंड्स टू बी इन द रेस्ट स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वह हमेशा रेस्ट में रहना चाहेगा। ठीक है, और यहाँ से, और ये मोशन क्या है, इसमें है बस इतना ही जान लीजिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वह हमेशा मोशन में ही रहना चाहता है, चाहे वह उसका मोशन यूनिफॉर्म मोशन हो, चाहे किसी टाइप का भी मोशन हो। तो जिस मोशन में है वह उसी मोशन में रहना चाहेगा। तो ये प्रॉपर्टी है मूवमेंट इनर्शिया ऑफ मोशन का। तो बस इनर्शिया को इतना ही याद रखना है कि वह जिस पोजीशन में था बस उसी पोजीशन में रहना चाहता है। ठीक है, तो ये था इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोमेंट। हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे लॉ ऑफ मोशन, और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखेंगे, वहां से फिर देखेंगे फर्स्ट लॉ का कुछ कंक्लूजन देखेंगे, फिर अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, इस चीज को भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग सेकेंड लॉ देखेंगे, थर्ड लॉ देखेंगे, फिर मोमेंटम देखेंगे, फिर मोमेंटम ऑफ इनर्शिया देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग सिलेबस को आगे बढ़ते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे मंडे को न्यूटन का लॉ के साथ। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल। ओके, Thank you, थैंक यू sir. सर।